चलिए बेटा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और अपना आज का टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो अपनी हेडिंग हो गई टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब कितने टाइप की होती है? ठीक है, टोटल 4 टाइप की रेडॉक्स रिएक्शंस है। एक है आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद में है डीकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। तीसरी है डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। और चौथी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए देखिए बेटा, सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है कॉम्बिनेशन? बहुत सिंपल, जैसा आप लोग इसको एडिशन रिएक्शन बोलते थे, ये ठीक वैसी एडिशन रिएक्शंस ही है। जैसा मतलब अगर 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टू गिव वन प्रोडक्ट by the combination of the both reactant, then the reaction is known as combination reaction. लिखो डेफिनेशन। देखो सिंपल सी बात है, एडिशन आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, A प्लस बी गिव्स AB या C। ये एडिशन रिएक्शन का एक जनरल एग्जाम्पल हुआ करता है ना। तो अगर हम इसको कुछ और डिफरेंट एग्जाम्पल्स की तरह देखें तो हम कहना चाहेंगे जैसे H2 प्लस O2 से क्या मिल रहा है आपको? 2H2O। ठीक है, बड़ी सिंपल सी केमिकल रिएक्शन है। तो ऐसी रिएक्शंस में अब वो रेडॉक्स होना जरूरी है, ये भी ध्यान रखना है ना। आप बात कर रहे हैं रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन की, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही सब कुछ नहीं होता, यहाँ पर उसका क्या होना जरूरी है? रेडॉक्स रिएक्शन होना भी जरूरी है। ठीक है ना, तभी उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। और लास्ट वाली लाइन क्या है? इन विच आइदर बोथ ऑफ देम, अगर 2 रिएक्टेंट है तो दोनों या इनमें से कोई भी एक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए? 0। जैसे इस एग्जांपल को देखें, H2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा? O2 की भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन की -2। अब तक तो मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया होगा आपको। तो जरा बताइए, ऑक्सीजन 0 से किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? रिडक्शन। क्या दिख रहा है आपको? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वैसे देखा जाए तो क्या यहाँ पर 0 से -2 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज नहीं हो रहा है? और जहां ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है वहां क्या होता है? रिडक्शन। अगर बात करूं मैं हाइड्रोजन की, तो यहां क्या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है? 0 से क्या हो रहा है? +1। तो इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाएगा बेटा? ऑक्सीडेशन। बोलो, बात समझ में आई? ये ध्यान रखना। दूसरा एग्जांपल और ले सकते हैं, ये फर्स्ट हो गया। H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। सेम, H2 की ऑक्सीडेशन नंबर 0, Cl2 की 0, H की +1, Cl की -1। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन। Cl का क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन। बोलो, इजी है ना? और देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ½ O2 से बना CO2। ठीक है, अब कोई पूछे इसमें तो देखो, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। ऑक्सीजन की क्या है? -2। O2 की क्या है? 0। यहां कार्बन की क्या है? +4। यहां क्या है? -2। एनी प्रॉब्लम? जिसने ऑक्सीडेशन नंबर अब तक सीख ली है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो जनरल रूल्स चल रहे हैं। भाई आपको टेक्निकली याद तो एक्सेप्शन रखना है, बाकी वाले तो तरीके से होंगे, फॉर्मूले से होंगे। तो आपको रटने या याद रखने या दिमाग में किनको रखना है? जहां एक्सेप्शनल है, जहां पर फॉर्मूले या नॉर्मल लॉ फॉलो नहीं हो रहा है।
उन्हें तो याद रखना पड़ेगा, उनमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, और बाकी वालों में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। कार्बन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर +2, तो +2 से कार्बन किस में जा रहा है, +4 में, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब देखो यहां पे समझना, इस ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा या इस ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा, इसका, क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, -2, तो यहां पर भी क्या है, तो देर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ CO, सो इसका माना जाएगा ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन। क्या माना जाएगा, रिडक्शन। क्यों माना जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0 से किस में कन्वर्ट हो रही है बेटा, -2 में कन्वर्ट हो रही है, मतलब रिएक्शंस जो है वहां पे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है। चलिए बताइए इसका मुझे एग्जांपल, N2 + 3H2 से बनेगा NH3। देखिए जरा, बताइए किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। बिल्कुल ठीक बात, N2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, बोलो क्लियर, बहुत इजी है। Mg + O2 से बनेगा 2MgO, 0 और 0, +2 -2। Mg का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का, चलिए अच्छी बात है, ऑल combustion reactions are redox reaction, but all redox reaction are not always combustion reaction, but all redox reactions are not always combustion reaction। देखो कंबशन रिएक्शन के साथ में खासियत क्या है, कंबशन रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ेगा, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी सब्सटेंस का, एलिमेंट का जो हम हीट करते हैं, बर्न करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कंबशन। तो इसका मतलब कंबशन में तो ऑक्सीजन आना ही आना है। बैलेंसिंग देखो इसकी, ठीक है। जरा बताइए मुझे, अब मैं इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं लिखने वाला, जरा बताइए इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। देखिए जल्दी कीजिए, आपको सब आइडिया होना चाहिए। यहां पर +4, यहां पर -2, 0 0। कार्बन का वेरी गुड, ऑक्सीजन का वेरी नाइस। CH4 में कार्बन पे -4, +1 0, +4 0, +1 -2, बोलो ठीक है। -4 से +4 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा या घटा, सॉरी ये -2, तो -4 से +4 बढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का मतलब ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन यहां भी +1 है, यहां भी +1 है, देयर इज नो चेंज। ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे, 0 से -2, आप चाहे इसको लिखें, आप चाहे इसको लिखें, किसी भी एक को लिखना है जो ठीक लगे आपको, आप चाहे इसको लिख दे। ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। बोलो क्लियर। चलिए बेटा, अब जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला, कोई जरूरी नहीं है कि जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो वो रेडॉक्स ही हो। मैंने कहा कॉम्बिनेशन रिएक्शन अलग भी हो सकती है, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन का होना जरूरी है, जहां पर कॉम्बिनेशन भी दिखे और क्या दिखे, रेडॉक्स भी दिखे। रेडॉक्स दिखने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज। कई ऐसी रिएक्शन भी होती है जो कॉम्बिनेशन जरूर है बट रेडॉक्स नहीं होती, कोई जरूरी नहीं है। अब जैसे नॉर्मल सी H + H H2 बना रहा है, क्या है ये, एक नॉर्मल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। इसके अलावा ये तो चलो बहुत कॉमन एग्जांपल हो गया, लेकिन एक और एग्जांपल अगर दिमाग में रखना चाहे थोड़ा सा हेक्टिक सा, कि भाई कि उसमें अगर आप देखें तो है तो कॉम्बिनेशन बट वो एक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, जैसे CaO। अभी आप एक नोट लगा के लिखें, क्या लिखेंगे, देयर आर मेनी रिएक्शंस विच आर
combination, which are combination reactions. There are many reaction which are combination reaction, but not redox reactions always. Not redox reaction always. जैसे ये रिएक्शन है, दोनों रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट मिलके एक नया रिएक्टेंट, नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो, एक हमारी डेफिनेशन वाला रूल लागू नहीं हो रहा। डेफिनेशन में एक रूल बोला कि दोनों रिएक्टेंट या दोनों में से कोई एक रिएक्टेंट की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होनी चाहिए, 0। तो यहां देखते ही समझ में आ जाएगा कि साहब ये तो होनी तो नहीं चाहिए रेडॉक्स। फिर भी हम श्योर होने के लिए एक बार सबकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालें अगर, ठीक है। कैल्शियम की ऑक्सीडेशन नंबर +2 -2 -4, तो ये हो गया +4 -2। कैल्शियम का यहाँ पे +2। अब देखो ऑक्सीजन का होगा -2। अगर मैं C को निकालूं तो +2 + x + 3 इंटू -2 = 0। तो x -6 इधर चला गया, तो +6 -2 क्या आएगा। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट ठीक है, एक बार के लिए सबको समझ में आए तो अच्छा है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब अगर आप देखें कार्बन +4 है, देयर इज नो चेंज। कैल्शियम +2 है, देयर इज नो चेंज। ऑक्सीजन -2 से ही क्या रहा है, -2। क्या किसी की भी ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट डिक्रीजमेंट कुछ भी हो रहा है? तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन ये रेडॉक्स नहीं है। क्लियर? तो ये जरूरी है कि कॉम्बिनेशन हो तो उसमें रेडॉक्स का भी आपका पूरा आना चाहिए सिस्टम। और रेडॉक्स है और अगर वो कॉम्बिनेशन नहीं है तो फिर उसे कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं कह सकते। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ नेक्स्ट, डीकंपोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए क्या होता है, इट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जहां कॉम्बिनेशन में दो रिएक्टेंट आपस में ऐड होकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, यहां वैसे ही वन रिएक्टेंट ब्रेक होके दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे। इसे क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। लिखे, दोज रेडॉक्स रिएक्शन इन विच those redox reactions in which one reactant breaks into two or more products in which either one or all product have zero oxidation state। अब आप खुद बताएंगे बेटा, जो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, कि कौन कौन से किस किस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस किस का रिडक्शन हो रहा है। हो जाएगा ये? देखो सीधा दिख रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, क्या ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ऑक्सीजन का क्या दिख रहा है, अब तो मेरे ख्याल से ऑक्सीडेशन नंबर लगाने की भी जरूरत नहीं होती है। नाइट्रोजन की यहाँ पर क्या है, -3, -3 से 0 हो रहा है। -3 से 0 का मतलब ऑक्सीडेशन, +1 से 0 का मतलब रिडक्शन। अब यहाँ ध्यान रखना, Na के ऊपर प्लस है और H पे -1 है। लॉ याद करो, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इन जनरल +1, बट व्हेन एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक आर प्रेजेंट, द हाइड्रोजन हैव -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ गड़बड़ करोगे तुम, मुझे पता था यहाँ पे +1 में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसलिए मत होना। +1 से 0 का मतलब, +1 से 0 का मतलब रिडक्शन,
और -1 से 0 का मतलब ऑक्सीडेशन। बोलो क्लियर। ये सवाल अक्सर, ये रिएक्शन आपके आई हुई है, फर्स्ट चैप्टर में भी आई हुई है, पोटेशियम क्लोराइड के मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, और भी कई जगह आती है, तो ये थोड़ी सी पॉपुलर है। पोटेशियम क्लोराइड में K पे +1, ऑक्सीजन पे -2, तो कितना होगा 3 2 जा 6 -1 कितना होता है +5। अरे सही है, माइनस का 6 इस तरफ जाएगा, प्लस का 6, प्लस का 1 इधर जाएगा, -1, 6 -1 +5, K पर +1, Cl पे -1 और O2 पे 0। तो K में तो कोई चेंज नहीं होगा, Cl में देखो 5 से माइनस होना रिडक्शन, और -2 से 0 होना ऑक्सीडेशन। बेटा क्लियर है? एनी डाउट? और जैसे हम लोगों ने ऑक्सीडेशन में पढ़ा, अरे कॉम्बिनेशन में पढ़ा, यहां पर भी आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होती है, जरूरी नहीं है। और इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे? आपने जो CaCO3 लिखा था उसका ऑपोजिट कर दो, CaCO3 का क्या कर दो? ऑपोजिट। CaCO3 को ब्रेक करो CaO प्लस CO2 में, लिख दोगे? चलिए बेटा नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। तो थर्ड हो गई बेटा डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो आप समझते ही हो, ठीक है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है बेटा। तो A के साथ C आ जाए, B बाहर चला जाए, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है, और AB के साथ XY आ जाए, और A चला जाए X के साथ और B चला जाए Y के साथ, इसको तुम क्या बोलते थे? डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, तो ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। डेफिनेशन लिखो, ठीक है। अब वैसे ये अलग अलग टाइप की होती है, 2 तरह से 3 तरह से इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो इसमें वैसे पहला टाइप अगर आप मानो तो इसे बोलेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला जाता है? टाइप लिख सकते हो आप, क्योंकि मैं एग्जांपल दूंगा तो सीधा मैं टाइप से ही दूं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मेटल डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब क्या होगा? एक रिएक्टिव मेटल, एक लेस रिएक्टिव मेटल, क्योंकि देखो डेफिनेशन में मैंने लिखा एलिमेंट, तो वो मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, पर मैं यहाँ क्या बात कर रहा हूँ? A more reactive element, a more reactive metal will displace less reactive metal of their compounds. उसे क्या बोलेंगे? मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। लिखने की जरूरत है डेफिनेशन। मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, नोन एज मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जरा देखिए, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि भाई मोर रिएक्टिव मेटल कौन होते हैं, मतलब आप किसे मोर रिएक्टिव बोलोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि मोर रिएक्टिव कौन है और लेस रिएक्टिव कौन है? तो सुनो, यस, रिएक्टिविटी सीरीज, इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बोलते हैं। ठीक है, 11th क्लास में, 12th क्लास में हम इसको ही बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बेटा थोड़ा सा सुने, जब आप 12th क्लास के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर को पढ़ोगे तब तो उसे बहुत अच्छे से हम क्लियर कर ही लेंगे, कोशिश हम अब भी करेंगे, लेकिन फिर भी इसको मैं अलग से समझाऊंगा, मतलब इसकी मैं एक अलग क्लास लूँगा रिएक्टिविटी सीरीज़ की, क्योंकि अगर 12th में ही पढ़ाना है और यहाँ काम आ ही रहा है तो 11 में ही पढ़ा लो, जब पढ़ना ही है आगे जाके तो पढ़ा लो यहीं पे। अभी अगर बेसिक बात बताऊँ, बहुत सिंपल भाषा में बात बताऊँ, तो हर एलिमेंट या मेटल या नॉन मेटल जिसकी भी बात कर रहे हो, उनकी अपनी इलेक्ट्रॉन लूज करने की या इलेक्ट्रॉन गेन करने की एक टेंडेंसी होती है। आपको याद हो तो कल परसों मैंने इवनिंग वाली क्लास में एक बात बोली थी कि किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी उसके इलेक्ट्रॉन देने या लेने की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। अगर मैं कहता हूं कि ये एलिमेंट मोर रिएक्टिव है, तो मेरा कहने का मतलब है या तो ये बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है या ये बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन ले पा रहा है। होता क्या है, जब भी किसी एलिमेंट को, मेटल को किसी दूसरे मेटल के रेस्पेक्ट में रखा जाता है, तो एक मेटल दो काम कर सकता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा
या वो उसके सामने इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों काम। अब आप यहाँ पे ये मत सोचना सर मेटल का काम तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन देने का ही तो होता है, आप ऐसा कैसे कह सकते हो। लेकिन मेटल जब दूसरे मेटल के सामने होता है तब उन दोनों में से जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या गेन कर सकता है। अब दोनों में से कोई एक काम करेगा तो दूसरा अपने आप ही दूसरा काम करेगा। इसको हम थोड़ा सा जोड़ेंगे हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्योंकि हम सेल वगैरह की बात करते हैं, तो सेल वगैरह में हम बनाते हैं इलेक्ट्रोड्स, जो कि मुझे आगे पढ़ाना है, इसी चैप्टर में मुझे आगे पढ़ाना है, तो मैं इसकी एक स्पेशल डेडिकेटेड क्लास लेके फिर उस टॉपिक को समझाऊंगा। अभी बीच में मैं ज़्यादा डेप्थ में जा नहीं सकता क्योंकि मेरा टाइप जो बताना है वो पीछे रह जाएगा। होता क्या है, आज से पहले आप लोगों ने 10th क्लास में एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ी थी कि एनोड वो होता है जो पॉजिटिव चार्ज रखता है और कैथोड वो होता है जो नेगेटिव चार्ज रखता है। बट ये कहना ठीक नहीं रहता, 11th स्टैंडर्ड में आने पर ये डेफिनेशन सुनने में अच्छी नहीं लगती। ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन मैं ये बताऊं, और वो रेडॉक्स से कैसे रिलेटिव है इसलिए यहाँ समझाया जाए। यहाँ क्यों समझा रहे हैं उसका वजह बता रहा हूँ। या इसलिए समझा रहा हूँ जितनी भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती है जो कि तुम्हारे सेल में होती है, सेल समझते हो, जो तुम्हारा बैटरी है, इन्वर्टर की बैटरी हो गई, चाहे तुम्हारे वो पेंसिल सेल हो गए, ये सारे सेल है। चाहे वो तुम्हारी वॉच का छोटा सा मरकरी सेल, वो भी सेल है। और इन सब में इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होते हैं जो कि टेक्निकली रेडॉक्स रिएक्शंस होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस में इलेक्ट्रॉन लॉस और इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। और जरा देखिए क्या हमारी रेडॉक्स रिएक्शन में भी इलेक्ट्रॉन का लॉस और इलेक्ट्रॉन का गेन नहीं होता? तो क्या हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस को रेडॉक्स रिएक्शंस नहीं कह सकते? कह सकते हैं। तो क्या रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में उनकी बात करना गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है। तो अब यहाँ पर एक डेफिनेशन याद रखना कि आज के बाद आप एनोड उसे नहीं बोलेंगे जो पॉजिटिव है। हालांकि ये गलत नहीं है, बट ये ओवरऑल गलत है। हाँ, अभी आगे जाके मैं बताऊंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो जाके वहाँ पे वो डेफिनेशन ये काम आएगी अलग अलग जगहों पे। आज के बाद आपको ये बोलना है कि एनोड इज दैट इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स। इलेक्ट्रोड क्या होता है? कोई भी मेटल का वायर हो सकता है, कोई मेटल की प्लेट हो सकती है, कोई मेटल की रॉड हो सकती है जो किसी सोल्यूशन में डिप की जाए और वो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज कर रही हो। सही तो बोलते हो। एनोड और कैथोड क्या होता है? तुम किसी सोल्यूशन में दो रॉड्स या कोई प्लेट्स या स्ट्रिप्स डालते हो, तो वो इलेक्ट्रोड वो मेटल प्लेट जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है, वो हम आगे अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स ऑलवेज नोन एज एनोड एंड दैट इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन अकर्स इज नोन एज कैथोड। ये डेफिनेशन आपके हर तरह के सेल पे अप्लाई होती है। ठीक। अब कोई भी इलेक्ट्रोड को, किसी मेटल की रॉड को किसी सोल्यूशन में, अब ये मैं किसी सोल्यूशन जो बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाते ही इसको इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलाइट। जब भी आप किसी इलेक्ट्रोड को सोल्यूशन में डिप करते हो, उस सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। तो जब भी किसी सोल्यूशन में डिप किया जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने को हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। मैं बहुत शॉर्ट और स्वीट में समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करें तो अच्छी बात है, बट आप नामों को थोड़ा सा दिमाग में रखें। अच्छा, सर ने ये बोला, सर ने ये बोला, सर ने ये बोला, क्योंकि एकदम से समझ में नहीं आएगा। हर मेटल की अपनी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होगी या इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी। इसको नाम दिया जाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल। अब जब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करवाना होता है कि भाई किसने ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन निकाला और क्या सामने वाले ने उतना ही बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रॉन लिया, इन दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को, नाम पढ़ा होगा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, जिसको ई सेल बोलते हो। नाम थोड़ा बहुत सुनने में आएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ई सेल। हर सेल का अपना एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ई सेल होता है
इसे ईएमएफ बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल को निकालने के लिए कैथोड का पोटेंशियल और एनोड के पोटेंशियल के दोनों के बीच के डिफरेंस को चेक करते हैं और उसके हिसाब से सेल का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाता है। ठीक है, इतना ही रखो। अब होता क्या है, दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को कंपेयर करने के लिए, भाई एक बात बताओ, क्या आप 10 मीटर में से 5 सेंटीमीटर को माइनस कर सकते हो? 10 मीटर में से 5 सेंटीमीटर को माइनस कर सकते हो क्या? जवाब होगा नहीं। आप 10 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर माइनस कर सकते हो। आप 10 मीटर में से 1 मीटर को माइनस कर सकते हो। आप तब तक माइनस नहीं करते मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग जब तक कि उनकी यूनिट क्या नहीं होती, सेम। वो अलग बात है कि सर 10 मीटर का मतलब इतने 1000 इतने सेंटीमीटर हो जाएगा, डजेंट मैटर। करना तो पड़ा ना चेंज, तुम्हें 1000 सेंटीमीटर बोलना तो पड़ा ना। तुम 1 मीटर में से 5 सेंटीमीटर को मुझे माइनस करके बताओ, संभव नहीं है। ठीक वैसे ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस नहीं किया जा सकता। तो आईयूपीएसी ने जितने भी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाला उनको कन्वर्ट कर दिया रिडक्शन पोटेंशियल में। मतलब अब कोई अगर ऑक्सीडेशन शो कर भी रहा है, कोई एलिमेंट कोई मेटल ऑक्सीडेशन शो कर भी रहा है, फिर भी हम उसको लेंगे किस में, रिडक्शन पोटेंशियल में। तो उसको लेने का तरीका क्या है, उसके साइन को चेंज कर दो। अगर वो प्लस 1.04 उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो मैं माइनस 1.04 कर दूंगा, वो उसका क्या बन जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगा। तो अब सुनो मॉरल ऑफ द स्टोरी। अब अगर अभी तक कुछ समझ में नहीं भी आया है या थोड़ा बहुत भी आया है तो समझो, इस तरह से हमने दुनिया में हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स थे, मेटल्स थे, नॉन मेटल्स थे, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन सब के रिडक्शन पोटेंशियल की क्या बना दी, एक टेबल। और उनको उनके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किसी भी एक ऑर्डर में क्या कर दिया, अरेंज। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी आएगी। जैसे ही मैंने सारे एलिमेंट जितने भी नोन और जो रिक्वायर्ड थे, अब जैसे मैं यहाँ पे हीलियम को लूंगा नहीं क्योंकि वो तो कुछ नहीं करता, तो वो इसमें एक्सक्लूड रहेगा। मैंने जितने भी रिक्वायर्ड एलिमेंट थे, जो जो मेटल नॉन मेटल थे, उन सब के रिडक्शन पोटेंशियल की क्या बना दी, एक टेबल। और उस टेबल को हमने बोला इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज। अब मुद्दे की बात, ये लाइन याद रख लेना और लिख लेना। जिस भी एलिमेंट के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है वो उतना ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या लिखना है, एनी एलिमेंट हैविंग नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल will be act as good reducing agent, and oxidizes itself। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, इसका उल्टा दूसरा हम कर लेंगे, पर एक लाइन याद रखो। अगर मैं आपको ये बता दूं कि ए बी सी डी ई ये 4 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ई नॉट जो भी होती है, इसको ई नॉट बोलते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और अगर इनकी वैल्यू कुछ ऐसे है -1.04, -0.63, 0, +1.13 और +2.14, और आपको पूछे इनमें से कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मोर नेगेटिव है, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मोर नेगेटिव है, वो उतना ही बढ़िया क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। और वो खुद अपने आप का क्या करेगा, उतना ही बढ़िया सुनना ध्यान से, इसका मतलब जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेस नेगेटिव है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो खुद का क्या करेगा, रिडक्शन। अब मुद्दे की बात,
अगर मैं ए के सामने बी को रख दूं, ए के सामने, ये ए मेटल है, ये बी मेटल की रॉड है, अगर मैं ए के सामने बी को रख दूं तो बताओ किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा? ए का ऑक्सीडेशन। बस, इससे पहले कि कुछ भी बात अगर समझ में नहीं भी आई है, और अगर ये बात समझ में आई है तो तुम गंगा जी नहा लिए। यही समझना है, यही सीखना है, क्योंकि वैल्यूज तुमको वैसे भी याद होनी नहीं है। आपको इसकी एक ट्रिक समझाई जाएगी जब 12th में आओगे, या हो सकता है 11th में ही समझा दे। उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको उसका सीक्वेंस याद रखना है, और सिंपल सी बात याद रखनी है कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव, उसका तो हमेशा ही क्या होना है? ऑक्सीडेशन। बट वो खुद किस तरह एक्ट करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब ए के सामने बी का क्या होने वाला है और इसका क्या होने वाला है? लेकिन अगर यही बी ई के सामने है या डी के सामने है, तो यहां बी का तो क्या होगा और ई का क्या होगा? दैट्स ऑल। आपने 10th क्लास में एक सवाल सुना था कि कॉपर की रॉड को, कॉपर सल्फेट, जिंक की रॉड को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करते हैं तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर फेड हो जाता है। पढ़ा कहाँ है? याद कहाँ है? वो बहुत 2-3 साल पुरानी बात है, किसको याद रहती है ना? नहीं, वो एग्जाम्पल भी है, वो कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है, वो मैंने नहीं पढ़ाई, बिल्कुल है। और ऐसे एक नहीं 4 एग्जाम्पल है, और ये 10th में भी था। उसकी वजह भी वही थी, वहां तुमको ऐसा ये इससे मोर रिएक्टिव है इसलिए। अब आपको कारण कि ये क्यों मोर रिएक्टिव है डेटा के साथ, और 12th में तो इसके अंदर न्यूमेरिकल्स आते हैं विथ पूरे डिटेल में, तो इसलिए इतना टाइम खराब किया मैंने। अब रीजन ये है, पॉइंट ये है, आपको ले दे के इस चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ टेबल का सीक्वेंस दिमाग में रखना है। धीरे धीरे हो जाएगा, कुछ तो मैं ट्रिक समझा दूंगा, ट्रिक से काम चल जाएगा, और थोड़ा बहुत जब आप उसको 8, 10, 15, 20 बार देखोगे तो तुम्हें वो टेबल दिमाग में बैठ जाएगी। याद क्या रखना है? जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है वो मोर बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, और खुद का क्या ही करेगा? बढ़िया ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब कोई पूछे इन दोनों में से एनोड की तरह कौन बिहेव करेगा और कैथोड की तरह? इस टेबल से सब कुछ समझ में आ जाता है, और ये टेबल तुम्हारी बुक में दे रखी है। ऐसा भी नहीं कि मैंने कोई यहाँ पे ऐसा काम नहीं किया है एक्स्ट्रा पढ़ा दिया सर, कम पढ़ाया, अभी तो बीच में है ना, इसलिए जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और ये एक्चुअली टॉपिक शुरू होगा तुम्हारी 11th का ही, तो और भी अच्छे से पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, वो भी समझाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अब डिस्प्लेसमेंट में क्या रोल है? टाइम अपना हो गया, फिर भी सुने। डिस्प्लेसमेंट में मैंने जो बोला कि एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा, हमें कैसे पता चलेगा? टेबल से। आपको टेबल ध्यान में रखनी है, आपको यह देखना है कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो जो मोर रिएक्टिव होगा, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मोर नेगेटिव होगी, वो अपने से लेस नेगेटिव या पॉजिटिव वाले को डिस्प्लेस, बोलो समझे? ये आपकी टेबल है, यहां पर देखो ई नॉट की वैल्यूज दे रखी है, और अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज को देखें तो आपके फ्लोरीन की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाईली पॉजिटिव है, और लिथियम और पोटेशियम के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाईली नेगेटिव है। इसका सीधा मतलब ये हो गया कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाईली पॉजिटिव है वो उतना ही बढ़िया क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है? जिसकी नेगेटिव, हाईली नेगेटिव वैल्यू है वो क्या? उतना ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट। कल बताया था जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाईली नेगेटिव है वो उतना ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट, और खुद का ही क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। तो उल्टा क्या हो जाएगा? जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाईली पॉजिटिव, उसकी वो उतना ही बढ़िया क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो खुद का क्या करेगा? उतना ही बढ़िया रिडक्शन। एक और चीज आपको अक्सर सुनने में मिलेगा, हमारी केमिस्ट्री में हम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट किनको बोलते हैं? 2 नाम है, LiAlH4 और NaBH4। तो लिथियम वाला कंपाउंड बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है,
उसको भी इस टर्म से समझा सकते हैं, क्योंकि लिथियम के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो हाईली क्या होती है, नेगेटिव होती है। और क्योंकि लिथियम के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाईली नेगेटिव है, इसलिए ये एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। समझ में आई बात, ध्यान रखना है। अब आप क्या मानेंगे रिएक्टिविटी में, तो जो जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है वो अपने से कम नेगेटिव वाले का डिस्प्लेसमेंट कर लेगा। ये आपको समझना है। अच्छा, अगर आपके पास टेबल नहीं है कोई बात नहीं, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो देखो एजी भी यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेके बैठा है। एजी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, जिसको तुम क्या कहते थे, लेस रिएक्टिव कहते थे कि नहीं कहते थे। अगर आपको 10th क्लास की वो टेबल याद है तो आप थोड़ा ध्यान देना, वहां पर आप लोगों की छोटी सी टेबल हुआ करती थी जहां पे ऊपर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऐसे लेके लास्ट में आता था सिल्वर, गोल्ड, मरकरी टाइप, और सबसे लास्ट में सिल्वर और गोल्ड हुआ करते थे, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कहलाते थे। अब उसकी ही चीज को अगर आप याद रख के वापस सोचें तो आप ये कह सकते हैं कि सर वहां रिएक्टिविटी में लिथियम ऊपर था, तो अब क्या आप ये नहीं कह सकते कि जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाईली नेगेटिव है वो मोर रिएक्टिव है, और जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाईली पॉजिटिव है वो क्या है, लेस रिएक्टिव। समझ में आया। अब हम बात करते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट। ये तो हो गई आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो हमको पता होने चाहिए, ठीक है। अब सुने ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट में हमने कल हेडिंग लगवाई थी मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। और यहां मैंने कहा था एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा, और इसका जवाब हमको कैसे देना है, कब मोर रिएक्टिव बोलेंगे, कब लेस रिएक्टिव बोलेंगे, इसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, ये टेबल होनी चाहिए, या ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये सीक्वेंस याद नहीं है तो हो सकता है थोड़ी परेशानी आती है। अब इसको सीक्वेंस को भी याद रखने के कई सारे तरीके हैं, ट्रिक है, जो आपको बाद में बता दी जाएगी, अभी इतनी आवश्यकता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, ये आपका बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल है जो आपने अक्सर सुना होगा। जिंक की रॉड को, जिंक के स्ट्रिप को, रॉड को जब कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन में डिप करते हो, एक्वस सोल्यूशन ऑफ जो कॉपर होता है बेटा वो ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है, ब्लू कलर का। लिसन केयरफुली, एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर, ठीक है। जब इसमें आप जिंक की रॉड को डिप करते हो, जिंक की रॉड को डिप करते हो, जिंक मेटल है, जिंक मेटल की फॉर्म में जा रहा है, जबकि कॉपर सल्फेट किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में। अब एक्वस फॉर्म में है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसमें कौन से आयंस है बेटा, Cu2+ आयंस एंड SO4 2- आयंस, और वाटर तो वही इसके साथ में। जैसे ही आप जिंक के रॉड को कॉपर सल्फेट में डिप करते हो, सिंस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये तो चलो आम भाषा है, और अच्छे से बोलो, जिंक हैज मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ E0 देन कॉपर। और अगर आपके पास टेबल होती है तो आप इवन वैल्यू तक बता सकते हो, जो कि हमें जरूरत नहीं है, वो जरूरत पड़ेगी 12th क्लास में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, जहां लगभग तो आपको दे रखी होती है, लेकिन कुछ पॉपुलर की आपको याद भी रखनी होती है। क्योंकि जिंक की नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है E0 की, किससे, कॉपर से, तो जिंक कॉपर को क्या कर लेगा, डिस्प्लेस। अच्छा, एक और बात बताई, अगर इसकी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है तो ये किसका काम करेगा, एनोड का, खुद का क्या करेगा, क्योंकि ये किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एसिड। एक छोटी सी चीज पता होने पर तुम पूरी रिएक्शन का काम कर सकते हो। इसका मतलब जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर, सुनते रहो ध्यान से, और जब जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा तो क्या बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, Cu। देखो जरा क्या हुआ, Zn
किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा? ZnSO4 में। ZnSO4 में जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2। क्या एक तरह से मैं कह सकता हूं कि जिंक अपने 0 ऑक्सीडेशन नंबर से +2 ऑक्सीडेशन नंबर में गया? और अगर वो अपने 0 से +2 में गया तो इसका क्या हुआ? ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और ये खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो जरा यहां देखो, ये Cu2+ से किसमें जा रहा है? 0 में। क्या हो रहा है इसका? और ये किसकी तरह बिहेव करेगा? बोलो, कहां की चीज कहां कैसे रिलेट की जा सकती है, समझ में आए? अब आपके पास सिंपल सा एक फंडा याद रखना है। आपको ये टेबल और इसके कुछ सीक्वेंसेस को दिमाग में रखना है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप 8, 10, 15, 20, देखो होने को तो बहुत सारे हैं, आपको 15 से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को ध्यान में रखना है, और ये याद रखना है कौन किसके आगे पीछे है। वैल्यू तो जब लगभग मोस्टली आपको मिल ही जाती है एग्जाम में, लेकिन अगर आपको ये सब याद है तो आपके लिए काम बहुत हद तक आसान हो जाता है। अच्छा, 10th क्लास में ऐसे सवाल पूछ लेते थे कि कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जिंक डालते हो तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर फेड हो जाता है, ऐसा क्यों? इसका सिंपल सा जवाब है कि भाई कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Cu2+ आयंस, जो कि एक्वस सोल्यूशन में प्रेजेंट है। जिंक डालते ही, जिंक मेटल डालते ही, जिंक मेटल कॉपर आयन को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस। अब ये Cu2+ आयन तो कहां डिस्प्लेस हो रहे हैं? जिंक की रॉड पर। और जिंक का आयन, जिंक का मेटल किस फॉर्म में कन्वर्ट होता जा रहा है? Zn2+ में। अब एक बात बताओ, सोल्यूशन से धीरे धीरे Cu2+ आयन जिंक की रॉड पे डिपॉजिट हो रहा है। किस फॉर्म में डिपॉजिट हो रहे हैं? कॉपर मेटल की फॉर्म में डिपॉजिट हो रहे हैं, चिपक जाते हैं। इसको बोलते हैं मेटल प्लेटिंग। मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की, हम कई बार बोलते हैं ना, घोल चढ़ाते हैं, पॉलिश करते हैं, ये यही है ना। कई बार बोलते हो सिल्वर के ऊपर आपने गोल्ड की फॉइल चढ़ा दी, परत चढ़ा दी। इसको आपकी एक केमिस्ट्री की भाषा में इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी बोलते हैं। तो ये इसी तरह से आपने जिंक के मेटल पे क्या कर दिया? कॉपर की एक लेयर डिपॉजिट हो गई, और जिंक का सारा मेटल किस में कन्वर्ट हो गया? जिंक आयन में। अब जो सवाल था उस पे वापस आते हैं। क्योंकि आपने सोल्यूशन में कॉपर के आयंस को तो कर दिया रिड्यूस, कम, रिड्यूस या नहीं बोलेंगे ना, रिड्यूस तो रिडक्शन से आ जाएगा, कम कर दिया, और उसकी जगह पे कौन आ गए? जिंक आयंस। अब क्योंकि ब्लू कलर ही कॉपर आयन की वजह से था, तो वो तो फेड होना ही था। कॉपर आयन ही कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो अब अंदर कौन आ रहा है? जिंक आयन। तो क्या होगा? ब्लू कलर फेड होगा। एक तो ये बात समझ में आई। कई बार उल्टा पूछ लेते हैं, व्हाट हैपन्स इफ द कॉपर रॉड इज डिप्ड इन जिंक सल्फेट सोल्यूशन? कि अगर यही काम जिंक सल्फेट के सोल्यूशन के साथ कॉपर की रॉड को डिप करके करवाया जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। समझ में आई बात? तो एक तो ये हो गया। अब जैसे Fe+CuSO4 बताओ। अब हालांकि आपके पास में टेबल नहीं है, लेकिन ठीक है, मैं जो जेन्युइन रिएक्शन है वही लिखूंगा। ये भी क्या है? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक एक्टिव मेटल एक लेस एक्टिव मेटल को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस। अब आपको मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, यहां Fe का हो रहा है ऑक्सीडेशन, और यहां कॉपर का क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन। इसी तरह से Cr2O3 प्लस Al, ये बनाएगा Al2O3 प्लस Cr। यहां पर भी Cr का हो रहा है रिडक्शन और एल्यूमिनियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन। चलिए और लिख लीजिए। मेरे ख्याल से इतने एग्जाम्पल काफी होंगे। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन।
नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें क्या लिखेंगे? अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल, अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल will displace the less reactive non-metal. बोलो, बात समझ में आई? वापस, सर मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होगा कौन? तो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल will have higher value of E naught. E naught समझ गए? रिडक्शन पोटेंशियल। देखो जरा रिएक्शन, एग्जाम्पल Cl2 प्लस 2 KBr से क्या बनेगा? 2 KCl प्लस Br2। Cl2 का क्या हो रहा है? 0 से -1 रिडक्शन हो रहा है बेटा, और Br का क्या हो रहा है? -1 से 0 ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब Cl2 और Br2, मतलब Cl और Br की बात करें तो Cl और Br में से Cl के लिए E नॉट की वैल्यू क्या है? मोर पॉजिटिव है। यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव लिखा है, वहाँ क्या लिखाया था? नेगेटिव। मेटल के केस में, वैसे भी मेटल्स के लिए ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव ही होती है मोस्टली। ठीक है, कुछ एक की पॉजिटिव भी होती है, वो लेस रिएक्टिव की पॉजिटिव हो जाएगी। अच्छा, नॉन मेटल की मोस्टली क्या होती है? पॉजिटिव होती है, हायर वैल्यू होती है। हायर वैल्यू का मतलब मोर पॉजिटिव, ये भी लिख देना, और कल को कंफ्यूज होंगे, फिर हमें कहोगे हमने तो ये समझा। तुमने क्या समझा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब Cl2 हैज मोर पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू, और वो कितनी है वो भी बता देता हूं मैं आपको। Cl2 के लिए हमें याद रखना है 1.36। ऐसा आपको याद तो नहीं रखना, ऐसा बता रहा हूं। देन Br2, और Br2 के लिए यही वैल्यू हो जाती है 1.09। चलो एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि ये क्लियर तो हुआ कि पॉजिटिव का मतलब क्या, उल्टा हो जाएगा। चलो बताओ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है? सेकंड एग्जाम्पल, Ki का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, ये गलत बोल रहे हो आप। हाँ नहीं, मतलब Ki में I का, Cl2 में इसका, इसमें इसका, ऐसे बोलो। Ki का पूरे का थोड़ी होगा, मतलब नहीं, मैं जनरल बात कह रहा हूं कि अगर ऐसा भी लिखना भी है तो हम KBr या KCl या Ki नहीं बोलेंगे। Ki में से भी किसका? I का, जो भी हो रहा है ना, ऐसे बोलना होता है। ठीक है, और देखो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इधर देखो, ये 0, ये -1, ये 0, तो 0 से -1 इसका तो क्या हो रहा है? रिडक्शन। और O -2 से ऑक्सीडेशन। तो फ्लोरीन ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? रिप्लेस या डिस्प्लेस कर रहा है। नोट लगा दो नीचे एक, देखो F या फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस एनी नॉन मेटल। फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस एनी नॉन मेटल। Fluorine can displace any non-metal since it has highest positive value of E naught. Highest positive value of E naught. अब इसी में एक तीसरी हेडिंग आती है। आपने एक पढ़ा मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट, दूसरा पढ़ा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट या नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। अब तीसरा है मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। लिखो, लिख दिया सबने? 5th एग्जाम्पल,
तीसरा लिखें बेटा मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल बाय मेटल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल, और स्पेशली यहां पर तुम्हारी बुक में फोकस किया गया है हाइड्रोजन को, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल बाय मेटल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल बाय मेटल। और यहां आपका जो नॉन मेटल फोकस में किया हुआ है वो क्या है, हाइड्रोजन, मतलब रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर करवा रहे हैं। सिंपल सोबर बात में क्या बोलूं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, कि भाई अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा कोई मेटल तो क्या ही हो जाएगा। तो देखो जरा वही सेम चीज, मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन एटम और नॉन मेटल। ठीक है, तो लिखो नीचे वेरी हाई रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस very less reactive non-metal। एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम की रिएक्शन जब वाटर, और स्पेशली याद रखना है कोल्ड वाटर। अब ये सर ऐसा क्यों बेटा, कोल्ड वाटर की रिएक्टिविटी सबसे कम, हॉट वाटर की रिएक्टिविटी उससे ज्यादा, और स्टीम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है वाटर के केस में। अगर तीनों वाटर की फॉर्म्स की बात करें तो तीनों वाटर की फॉर्म्स में स्टीम दैट इज वेपराइज फॉर्म इज हाईली रिएक्टिव। बताओ क्या बनना चाहिए इसमें, NaOH और साथ में H2, और बहुत सारी क्या निकलती है, हाई एनर्जी। अरे यही तो वजह है जब पानी में सोडियम को डालते हो तो ब्लास्ट टाइप सा होता है, वो हाई एनर्जी की वजह से होता है। अब कोई पूछे सर इसमें क्या ही हुआ है, तो देखो Na के ऊपर +1, H2 पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे -2, यहाँ पे +1, 0 से क्या जा रहा है ये +1 में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। -2 से यहाँ पर O है, अब ये ले लो, या हाइड्रोजन को देख लो, ऑक्सीजन तो -2 ही है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन -2 ही है। हाइड्रोजन को देखो +1 से क्या बन रहा है 0, और +1 से 0 का मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्लियर बेटा। नेक्स्ट Ca+H2O, यहां मान लो लिया जाए हॉट वाटर, क्योंकि Ca की रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली सोडियम से कम होती है, तो ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या निकल जाएगा आपका H2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड H2, और साथ में एनर्जी तो लिखनी है। अब आप कर लोगे इसमें किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। ठीक है, अब एक और चीज, अब कुछ चीज को समझना, ये तीनों एग्जाम्पल काफी समझने के लायक है। कैसे, आपने एक मोस्ट रिएक्टिव मेटल लिया तो उसने कोल्ड वाटर के साथ भी क्या कर ली, रिएक्शन, क्योंकि मेटल रिएक्टिव था तो वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर गया। आपने मेटल लिया थोड़ा लेस रिएक्टिव, तो आपको वाटर कैसा लेना पड़ेगा, हॉट, ताकि रिएक्शन हो पाए। आपने Fe लिया लीस्ट रिएक्टिव, इन तीनों में से सबसे कम लीस्ट रिएक्टिव कौन हुआ, Fe। सर हमें कैसे पता चलेगा, टेबल। लीस्ट रिएक्टिव मेटल लिया और अगर रिएक्शन करवानी ही है तो वाटर कैसा लेना पड़ेगा, स्टीम की फॉर्म में, बिकॉज स्टीम इज हाईली रिएक्टिव। बात को समझ रहे हो। सर अगर मैं Fe को कोल्ड वाटर से रिएक्शन करवाऊं तो देयर इज नो रिएक्शन, देयर इज नो रिएक्शन, बिकॉज आयरन वैसे भी लीस्ट रिएक्टिव है इन मेटल से, और वाटर भी लीस्ट रिएक्टिव फॉर्म कोल्ड वाटर की फॉर्म में है, तो ऐसे में रिएक्शन मुश्किल से होगी। लेकिन अगर आपने स्टीम ली है तो रिएक्शन हो जाएगी। ये समझना बहुत जरूरी था। क्लियर, ध्यान रखना। इसके अलावा एक और दे दिया तुम्हारे, क्योंकि हमने सबकी बात करी, तो Zn+HCl लिया जाए तो ये क्या बना देगा, ZnCl2+H2। अब क्योंकि मैंने देखो इधर देखो ये तीन एग्जाम्पल में मोस्टली मैंने हाइड्रोजन की बात करी,
वाटर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, बट क्योंकि मेरी हेडिंग क्या थी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल बाई मेटल, तो क्या क्लोरीन भी एक नॉन मेटल ही हुआ ना, है ना। तो देखो अपन ने जिंक को, मतलब यहां से हाइड्रोजन जो था ये बाहर निकाल गया, किसने निकाला, जिंक ने निकाला। तो यहां पर भी क्या हुआ, Zn ने Cl2 के साथ कॉम्बिनेशन करा और हाइड्रोजन को क्या निकाल दिया बाहर। तो हर तरीके की चीज, अब ये तीन तो हो गई वाटर के साथ रिएक्शन, और ये वाली रिएक्शन क्या हो गई विथ एसिड। कुल मिलाकर आपके पास ये सारे तरह के रिएक्शंस पता होने चाहिए। नोट लगाइए बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर नॉट कंसीडर्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट reactions cannot be considered as redox reactions। कंसिडर कर ही नहीं सकते। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है तुम्हारे, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से करवा के बेरियम सल्फेट और NaCl बनाया। अब देखो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट है, जहां सोडियम बेरियम की जगह आ गया, बेरियम सोडियम की जगह आ गया। पर अगर आप देखें तो सोडियम पे कौन सा चार्ज है, +1, बेरियम पे कौन सा चार्ज है, +2। जब डिस्प्लेसमेंट हो गया तो फिर यहां पर भी तो बेरियम क्या रहा और यहां पर सोडियम क्या रहा, तो चेंज क्या हुआ, कुछ भी नहीं। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर, और बाकी वालों में भी कुछ नहीं है ना, ऑक्सीजन -2, ये सबको देखोगे तो उस हिसाब से आएगा, देयर इज नो चेंज। और वैसे भी मैंने आपको कह रखा है SO4 को तो पूरा ही काउंट क्या करना है, -2। SO4 को पूरा ही काउंट क्या करना है, -2। आपको अलग अलग पूछे तो अलग बात है, नहीं पूछे तो SO4 पूरा ही क्या रहेगा, -2। अच्छा, इस पे पूरे पे -2 है, तभी तो इसको मैंने क्या बोला, +2। इस पूरे पे -2 है, और फिर 2x इज इक्वल टू -2x इज इक्वल टू +2x इज इक्वल टू 2/2 1। सीधा सिंपल तरीका, बोलो क्लियर। तो क्या यहां पे आपको कहीं पे भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन देखने को मिल रहा है, नहीं होगा। समझ में आई बात। इधर देखिए बेटा, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। हमारा 4th टाइप है रेडॉक्स रिएक्शन। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप कहें टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन से अगर क्वेश्चन आता है तो डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन से सबसे पहले क्वेश्चन आएगा। इस बात का ध्यान रखना। क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है बेटा, तो सुने। डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज, एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा और उसी सब्सटेंस का रिडक्शन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मतलब एक ही स्पीसीज, एक ही कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और एक ही कंपाउंड रिड्यूस भी हो रहा है, इसे बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और एक दो बातें और ध्यान रखनी है, तो लिखें जरा पहले। एक और चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड या इन रिएक्टेंट should be intermediate of oxidation number of products या oxidation number of same element in products। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी X की रिएक्शन को AB के साथ करवाया, X ऐसे ही समझा रहा हूं जनरल, और मान लीजिए ये XA और XB बना रहा है सपोज, तो X2 की ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे मान लो यहां पर आपको दिख रही है लगभग सर 0 है मान लो, तो ये हो सकता है +1 हो या ये हो सकता है -2 हो या +2 हो या कुछ भी ऐसी होगी जो कि 0 इसके इन बिटवीन होना चाहिए। जैसे क्या 0 +1 और -2 के बिटवीन है कि नहीं है।
अच्छा, एग्जैक्ट इन बिटवीन की मतलब नहीं है, ऐसे नहीं कि सर इधर +1 हो तो इधर -1 और इधर 0, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन क्या आपका रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन नंबर प्रोडक्ट साइड के दो ऑक्सीडेशन नंबर्स के बीच का है कि नहीं? +1 और -2 के बीच में 0 आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है। -1 भी आता है, -2 भी आता है और आपके पास में 0 भी आता है। तो सर ये -3 हो सकता था, -4 हो सकता था, ये +1 +2 हो सकता था, +3 हो सकता था, कुछ भी हो, लेकिन इन बिटवीन होना चाहिए। सर क्या मतलब हुआ? इसको थोड़ा कम समझ में आए। अरे बेटा सिंपल है, इन बिटवीन होगा तभी तो आप उसे ऑक्सीडाइज्ड और क्या मान पाओगे? रिड्यूस। राइट और रॉन्ग? अगर इन बिटवीन नहीं होगा और अगर सपोज करो ये भी +2 होता तो ये इसमें भी ऑक्सीडेशन कर रहा है और इसमें भी ऑक्सीडेशन कर रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर -2 है, इसका मतलब एक बार आपका X जहां इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वहीं दूसरी बार आपका X वही इलेक्ट्रॉन गेन भी कर रहा है, तभी तो वो एक अकेला स्पीसीज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज क्या हो रहा है बेटा? रिड्यूस हो रहा है। और इसी रिएक्शन को, ऐसी ही रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, मेन इसका एग्जांपल देखो, 2H2O2 गिव्स 2H2O प्लस O2, 2H2O प्लस O2, ये एक रिएक्शन है। इसका नाम सबको याद है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आप देखो ये सबसे कॉमन एग्जांपल है, 11th के जो तुम्हारे लोकल एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें ये 1-2 याद रखना, क्योंकि सीधा क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल, जो 11th के तुम्हारे लोकल एग्जामिनेशन होता है उसमें। अब देखिए, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 -1, ठीक है, परऑक्साइड, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2 और यहाँ ऑक्सीजन का 0। तुरंत देखते ही समझ में आएगा, क्या मैं इसको डिसप्रपोर्शनेशन कह सकता हूं? यस। हाउ? क्या -1 0 और -2 के इन बिटवीन रहता है? करके देख लेना, टेंशन नहीं लेना। -1 इधर, -2 इधर, 0 इधर, +1, ऐसे ही तो होता है, कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो उससे अच्छा है। फिर -1 को देखो, क्या -1 0 और -2 के इन बिटवीन है? इसका मतलब ये डिसप्रपोर्शनेशन शो कर सकता है। तो इसका मतलब यहां से जब आप यहां जाओगे, -1 से -2 क्या हो रहा है? रिडक्शन। लेकिन यहां से यहां देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको? ऑक्सीडेशन। देखिए, P4 + H2O प्लस OH माइनस गिव्स PH3+। देखो एक छोटा सा नॉलेज याद रखना, PH3 को बोलते हैं फॉस्फीन। क्या बोलते हैं? फॉस्फीन। लेकिन इसे बोलते हैं बेटा फॉस्जीन। कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभार, फॉस्फीन एंड फॉस्जीन। PH3 तो हो जाएगा फॉस्फीन, COCl2 को कहते हैं फॉस्जीन। इसी का दूसरा नाम है बेटा कार्बोनाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोनाइल क्लोराइड, जो कि एक बेटा पॉइजनस गैस है। क्या है ये? पॉइजनस गैस। कब बनती है? जब क्लोरोफॉर्म को लाइट की प्रेजेंस में रखा जाता है, लाइट और एयर की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाता है। ये क्या है सर? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को जब ओपनली रखा जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड लाइट, देन फॉस्जीन बनती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये चीजें तुम्हारे 12th क्लास में है।
मैं सारी चीज़ें तो नहीं बता सकता, लेकिन जो जो आपके कोर्स में है 11th और 12th में जो है वो तो हमें पढ़नी ही पड़ेगी, जान में रखनी ही पड़ेगी। क्लोरोफॉर्म समझ में आया? CHCl3 का नाम, ये वही क्लोरोफॉर्म है जो तुम मूवीज़ वगैरह में देखते हो, इसको सुंघा दिया, बेहोश हो गया, ये वही है। क्लोरोफॉर्म से ही मिलता जुलता एक शब्द याद रखना है बेटा, आयोडोफॉर्म। CHI3 को बोलते हैं आयोडोफॉर्म। बोलो याद रह जाएगा? कोई तकलीफ? ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दिमाग में रखें, बाकी जरूरत नहीं है। चलिए बताइए जरा, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0, pH3 में हाइड्रोजन पे +1 तो इस पे -3, H2PO2 में निकाल के बताओ, +2 और +3 और क्या, या +1? अच्छा, H2PO2 ये माइनस कर दो इसको, H2PO2 माइनस। अब बताओ क्या होगा? ठीक है, इस पे आता है बेटा +1। अब जरा देखो, फॉस्फोरस यहां से यहां क्या बना रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रिडक्शन। और यहां पर फॉस्फोरस आपका क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन। बोलो बात समझ में आई? सिंपल है। जैसे देखो, एक ये है और एक जनरल रिएक्शन दे रखी है, सारी बैलेंस, देखो बैलेंसिंग भी नहीं है, रिएक्शंस बैलेंस्ड भी नहीं है, तो हमें बैलेंस से मतलब ही नहीं, हमें तो ऑक्सीडेशन नंबर से मतलब है, वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। और बैलेंसिंग से ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदलता। अगर यहाँ मैं 2 भी लगा दूंगा तो क्या हाइड्रोजन +1 का कुछ और हो जाएगा? यहाँ पर अगर 2 लगाने से ऑक्सीजन का -1 का -2 का -4 हो सकता है? तो हमें कोई बैलेंसिंग करने से मतलब नहीं है। जैसे इधर देखिए, आगे बैलेंसिंग का पूरा टॉपिक आएगा। Cl2 NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है और Cl- और ClO- बना रहा है, Cl- और ClO- बना रहा है। बाकी Na वगैरह कहाँ गया हमें कोई मतलब नहीं है। तो देखे बेटा, Cl2 पे क्या आ गया? 0, इस पे ऑलरेडी दे रखा है तो -1, इस पे क्या आ जाएगा? तो देखो 2 उधर गया तो +1। भाई ऑक्सीजन पे क्या होता है? -2, -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2, और -1 क्या हो जाएगा? +1। तो सिंपल सा है, इसको इंपॉर्टेंट लगा देना, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो यहां पर आपको देखो ध्यान रखना है, कोल्ड एंड डाइल्यूट, सम टाइम रिएक्शन कंडीशन से पूरे प्रोडक्ट बदल जाते हैं। चलिए, Cl2 को अगर NaOH के साथ रिएक्शन करवाएं और यहां पर हम ले लेते हैं हॉट एंड कंसंट्रेटेड, गरम गरम, गर्मा गर्म, हॉट एंड कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब एक्सेस अमाउंट है, इसका ज़्यादा अमाउंट है, और डाइल्यूट का मतलब इसको हमने पानी के साथ में डाइल्यूट करके रखा हुआ, इसका लेसर अमाउंट है। और इसका आपका प्रोडक्ट बन जाता है Cl- एंड ClO3- एंड ClO3- और साथ में H2O। जनरल रिएक्शंस दिमाग में रखनी है। तो जरा देखिए, ClO3- पर Cl का ऑक्सीडेशन नंबर 5, इसका -1, इसका 0, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन रखेंगे। क्लियर है बेटा? यहाँ नीचे यहाँ पे हॉट और कंसंट्रेटेड आ सकता है, बिल्कुल। और आपका प्रोडक्ट देखो तो Cl2- से हो जाएगा आपका ये रिडक्शन, और ये हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन। बोलो क्लियर? भाई आपको रिएक्शंस याद नहीं रखनी है, रिएक्शंस तुम्हें गिवन होगी। आप इन रिएक्शंस को देख के बिल्कुल भी घबराए नहीं। आप ये ना सोचे कि सर कॉम्बिनेशन में 4-5 ही लिखा है, या डिस्प्लेसमेंट में तो आपने 4-5 ही लिखा ही। अरे 4-5 लिखाऊं या 20 लिखाऊं, आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया कि करना क्या है, तो कोई भी रिएक्शन क्यों ना हो, क्या ही फर्क पड़ना है हम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, S8+OH-, ये OH- जो लिखा होता है ना, इनका मतलब होता है बेसिक मीडियम, और H+ लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब होता है एसिडिक मीडियम, कि ये रिएक्शन जो है वो इन मीडियम में हो रही है। तो S2O3 और यहाँ होगा S2-, सल्फाइड आयन। ठीक है, हाँ, तो इसका तो हो गया 0। S2O3, 3 × 2 = 6/2 क्या हो जाएगा? +3 -2, और इसका खुद का ही कितना है? -2। S2- कौन सा आयन है? सल्फाइड आयन है। कौन सा आयन है? सल्फाइड आयन है। अब इधर देखो, 0 से +3, तो ये तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। यहाँ 0 से -2 क्या हो गया? रिडक्शन।
चलो फटाफट दूसरी रिएक्शंस भी लिख लेते हैं। Cu+1 से Cu+2 प्लस Cu, ऐसे ही कुछ अगर दे रखा हो, और इधर एक और है XeF4 से Xe और XeO3। अब इधर देखो Xe+4, अब इधर आपके आ जाएगा ये +4, ये 0 और ये हो जाएगा 3 × 6 तो हो गया +6, +4 से 0 रिडक्शन, +4 से +6 ऑक्सीडेशन। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।